इंडिया के दो सबसे बड़े रिटेल प्लेयर्स रिलायंस रिटेल और एवेन्यू सुपरमार्ट्स या डी मार्ट ने अपने Q4 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। ये दोनों कंपनीज रिटेल इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, लेकिन इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अलग था। जहां एक तरफ रिलायंस का रिजल्ट अच्छा रहा, डी मार्ट ने इस क्वार्टर में स्ट्रगल किया। रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू फोर्थ क्वार्टर में लगभग 88,000 करोड़ रुपीस था और डी मार्ट का रेवेन्यू सेम पीरियड में अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस था। रिलायंस रिटेल डी मार्ट से 4 साल बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन आज उसका रेवेन्यू डी मार्ट से 6 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। फाइनेंशियल 25 में इंडिया के लार्जेस्ट रिटेल प्लेयर रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 16.3% बढ़ा। कंपनी के EBITDA मार्जिन्स 8.2 to 8.5% के रेंज में थे और EBITDA ग्रोथ रेट 14% था। इस सेम ईयर में डी मार्ट का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा। रिलायंस रिटेल के बाद डी मार्ट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिटेल प्लेयर है। डी मार्ट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 17% बढ़ा, लेकिन और डेप्थ में एनालाइज करें तो डीमार्ट के परफॉर्मेंस में काफी वीकनेसेस हैं। डीमार्ट का EBITDA मार्जिन 7.6% था और ये पिछले एक साल में गिरा है। फाइनेंशियल 24 में EBITDA मार्जिन 8.1% था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? रिलायंस और डीमार्ट के रिजल्ट्स में इतना डिफरेंस क्यों है? इनके स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंसेस हैं और ये दोनों रिटेल जायंट्स ई कॉमर्स से कैसे कंपीट कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया, रिलायंस रिटेल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा। इनफैक्ट Q4 एनालिस्ट कॉल में रिलायंस रिटेल के CFO दिनेश तलूजा ने कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ का एक माइलस्टोन भी हाईलाइट किया। उन्होंने कहा, सो वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस 25,000 करोड़ इन EBITDA फॉर द फुल ईयर एंड 12,400 करोड़ ऑफ पैट। वहीं डीमार्ट के परफॉर्मेंस में वीकनेस देखने मिला। सिटी रिसर्च और मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से डीमार्ट लोअर सेल्स थ्रूपुट एंड एडवर्स प्रोडक्ट मिक्स के कारण स्ट्रगल कर रहा है। मतलब डीमार्ट अपने एक्सपेक्टेशन से कम सेल्स कर रहा है और जो प्रोडक्ट्स वो सेल कर भी रहा है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। डीमार्ट के रेवेन्यू में FMCG का मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इन गुड्स का मार्जिन कम होता है, इसीलिए इन पे डिपेंडेंस डीमार्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान करता है। इस कॉन्ट्रास्टिंग परफॉर्मेंस का मेजर रीजन है दोनों कंपनीज के डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। चलिए इन दोनों रिटेल जायंट्स के स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। सबसे पहले रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल और ग्रोसरी सेगमेंट में ऑपरेट करता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में रिलायंस रिटेल के ओन ब्रांड्स का ग्रोथ रेट 30% था और मर्चेंट ब्रांड्स का ग्रोथ रेट 60%। देखो, कोई भी रिटेल चेन दो तरह के ब्रांड्स रख सकता है, अपने खुद के ब्रांड्स या ओन ब्रांड्स एंड थर्ड पार्टी ब्रांड्स जिन्हें मर्चेंट ब्रांड्स भी कहा जाता है। रिलायंस रिटेल के केस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में मर्चेंट ब्रांड्स या थर्ड पार्टी ब्रांड्स का ग्रोथ रिलायंस के खुद के ब्रांड्स के ग्रोथ से ज्यादा है। रिलायंस रिटेल का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में एक वाइजर नाम का ब्रांड है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर नहीं है। रिलायंस भी इसे ज्यादा पुश नहीं करता। हो सकता है इसीलिए रिलायंस के ओन ब्रांड का ग्रोथ इस स्पेस में कम था। फैशन एंड लाइफस्टाइल सेगमेंट में रिलायंस रिटेल काफी डाइवर्स ऑफरिंग्स देता है। कंपनी के पास ट्रेंड्स, आजियो ल्यूक्स और शीन जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। रिलायंस रिटेल के पास अजोर्ट, नेटप्ले, अवासा और कई ब्रांड्स हैं जो बजट से लेके प्रीमियम सेगमेंट्स को केटर भी करते हैं। ग्रोसरी सेगमेंट में रिलायंस रिटेल के पास फ्रेश पिक नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो फूड एंड ग्रोसरी सेल करते हैं। रिलायंस रिटेल के पास गो फ्रेश ब्रांड भी है जिसके अंडर वो प्रीमियम ग्रोसरी सेल करता है। ये तो हो गए रिलायंस रिटेल के बिजनेस सेगमेंट्स। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखो, रिलायंस अभी एक क्लीन अप मिशन पे है, मतलब कंपनी रैपिडली अपने अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स बंद कर रहा है। रिलायंस रिटेल के लेटेस्ट अर्निंग कॉल के हिसाब से फाइनेंशियल 25 में रिलायंस रिटेल ने 2700 स्टोर्स ओपन किए। इनमें से 2200 स्टोर्स शट डाउन कर दिए गए। मतलब फाइनेंशियल 25 में रिलायंस रिटेल ने टोटल 500 स्टोर्स ऐड किए और इस मूव ने कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव करने में हेल्प किया है। रिलायंस रिटेल के CFO ने इस एग्रेसिव स्ट्रैटेजी पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा, Margins have expanded because we have taken these calls to weed out unprofitable stores and wind down some of the low margin categories. The transition in store strategy has been completed and that is reflecting in the numbers. The Economic Times के एक रिपोर्ट के हिसाब से रिलायंस रिटेल नए स्टोर्स को 6 to 12 मंथ्स का टाइम दे रहा है। अगर इस पीरियड में स्टोर ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं पहुंचता तो उसे बंद कर दिया जाता है। बेसिकली कंपनी संक कॉस्ट फैलेसी में नहीं पड़ता है। अगर उन्हें प्रॉफिट्स नहीं मिलते तो स्टोर्स बंद कर दिए जाते हैं और इस मिशन का पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिख रहा है। फाइनेंशियल 24 में रिलायंस रिटेल का EBITDA मार्जिन 8.1% था। फाइनेंशियल 25 तक ये नंबर 8.3% तक पहुंच गया। ये अपवर्ड ट्रेंड फाइनेंशियल 22 से चल रहा है। ये ग्राफ देखिए, रिलायंस रिटेल का EBITDA मार्जिन फाइनेंशियल 22 में 6.2% था, तब से ये लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीमार्ट का ग्रोथ स्लो हो रहा है, बहुत ही ज्यादा स्लो। जहां रिलायंस रिटेल ने फाइनेंशियल 25 में 500 स्टोर्स ऐड किए, डीमार्ट ने बस 50 स्टोर्स ऐड किए। फाइनेंशियल 25 के एंड तक डीमार्ट के पास 415 स्टोर्स थे।
मतलब डीमार्ट ने आज तक जितने स्टोर्स खोले हैं उससे ज्यादा तो रिलायंस ने एक फाइनेंशियल ईयर में ही ऐड कर लिए। चलिए अब हम डीमार्ट पे फोकस करते हैं। डीमार्ट फूड एंड नॉन फूड एफएमसीजी और जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल सेगमेंट्स में डील करता है। फूड एंड नॉन फूड एफएमसीजी गुड्स डीमार्ट के रेवेन्यू में 75% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा मैंने बताया, एफएमसीजी सेगमेंट के मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। इस सेगमेंट में डिपेंडेंस डीमार्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट करता है। डीमार्ट के स्ट्रैटेजी की बात करें तो डीमार्ट एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल फॉलो करता है। डीमार्ट स्लो एक्सपेंशन पे फोकस करता है। इस एक्सपेंशन को समझने के लिए हम डीमार्ट को बिग बाजार के साथ कंपेयर करते हैं। देखो दोस्तों, डीमार्ट और बिग बाजार ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट हुए थे। फ्यूचर ग्रुप ने 2001 में बिग बाजार स्टार्ट किया और एवेन्यू सुपरमार्ट ने डीमार्ट 2002 में ओपन किया। अगले 10 इयर्स में यानी 2011 टू 12 तक बिग बाजार के पास 250 स्टोर्स थे, लेकिन डीमार्ट के पास बस 10 स्टोर्स थे। और डीमार्ट के इस स्लो ग्रोथ का कारण एसेट परचेजेस। देखो, डीमार्ट अपने स्टोर्स ओपन करने के लिए प्रॉपर्टीज लीज नहीं करता, वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है। वो अपने स्टोर सिटीज के आउटस्कर्ट में खोलता है और एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लेता है। इस अप्रोच में वो एग्रेसिवली नए स्टोर्स खोलने की जगह स्पेसिफिक एरियाज में अपने स्टोर्स ओपन करके उस एरिया में अपना प्रेजेंस बढ़ाता है। अब तक तो ये अप्रोच डीमार्ट के लिए काम कर रहा था, बट ये स्लो ग्रोथ रिलायंस रिटेल के एग्रेसिव ग्रोथ के अगेंस्ट शायद नहीं टिक पाएगा। डीमार्ट इस स्लो एंड स्टडी अप्रोच के कारण मार्केट शेयर भी लूज कर सकता है। दिसंबर 2024 में कंज्यूमर रिटेल स्पेस में विशाल मेगामार्ट का आईपीओ आया था। विशाल मेगामार्ट अपैरल, एफएमसीजी और जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। लिस्ट होने के बाद से विशाल मेगामार्ट काफी फास्ट ग्रो किया है। हमने विशाल मेगामार्ट के इस फास्ट ग्रोथ का डिटेल एनालिसिस एक वीडियो में भी किया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। वापस डीमार्ट की बात करें तो इसके की मेट्रिक्स भी अच्छे नहीं दिख रहे। फाइनेंशियल ईयर 25 में डीमार्ट का रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट लगभग 33,000 रुपीज है। ये लास्ट ईयर के नंबर से सिर्फ 2.9% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 13.2% बढ़ा था और फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.9%। मतलब डीमार्ट के एग्जिस्टिंग और नए स्टोर्स का रेवेन्यू जनरेशन अब वीक हो रहा है। डीमार्ट का एबिटा मार्जिन भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 8.7% था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये 7.9% तक पहुंच गया। डीमार्ट का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ भी कम हो रहा है। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ का मतलब होता है कि डीमार्ट के लास्ट 24 मंथ से ऑपरेशनल स्टोर्स में कितना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। इस रेवेन्यू ग्रोथ कैलकुलेशन में नए स्टोर्स का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं किया जाता। डीमार्ट का ये मेट्रिक FY23 से गिर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 9.9% था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 8.4% तक गिर गया। ये भी इसी बात को प्रूव करता है कि डीमार्ट के स्टोर्स अब पहले जितना स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे। ऐसा कस्टमर लॉस या कस्टमर के परचेजेस कम होने के कारण हो सकता है। मतलब डीमार्ट का एक्सपेंशन तो वीक है ही, और तो और उसके एग्जिस्टिंग स्टोर का परफॉर्मेंस भी वीक हो रहा है। इस परफॉर्मेंस वीकनेस में एक एक्सटर्नल फैक्टर का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, वो है ई कॉमर्स। इंडिया के रिटेल स्पेस में ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन ला रहा है। डिलीवरी के कन्वीनियंस और क्विक कॉमर्स के स्पीड के कारण ये कंज्यूमर्स का प्रेफर्ड चैनल बनता जा रहा है। इस बदलते प्रेफरेंस से रिलायंस रिटेल और डीमार्ट दोनों ने अलग अलग तरीकों से डील किया। चलिए अब ये देखते हैं कि इन दोनों कंपनीज ने ई कॉमर्स के बढ़ते प्रेफरेंस को कैसे हैंडल किया। सबसे पहले रिलायंस रिटेल का रिस्पॉन्स देखते हैं। रिलायंस ने कंज्यूमर्स के ई कॉमर्स प्रेफरेंस को एक्सेप्ट किया और उन्होंने जियो मार्ट के साथ ई कॉमर्स स्पेस में एंटर कर लिया। रिलायंस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में रिपोर्ट किया कि जियो मार्ट के क्विक कॉमर्स सेगमेंट में डेली एग्जिट ऑर्डर्स में 2.4x क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ। रिलायंस रिटेल के सीएफओ ने इस ग्रोथ पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा, वी आर डूइंग दिस मॉडल इन अ प्रॉफिटेबल मैनर विथ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स। रिलायंस रिटेल के पास इस स्पेस में एक बेनिफिट भी है। उनका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनके ई कॉमर्स अडॉप्शन में हेल्प करता है। रिलायंस को नए डार्क स्टोर्स खोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने एग्जिस्टिंग स्टोर से ही ई कॉमर्स डिलीवरीज फुलफिल कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के बारे में रिलायंस रिटेल के सीएफओ ने कहा, कंसिडरेबल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डार्क स्टोर्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द स्टोर सेल्स, whereas 30-minute delivery aids incremental sales with only an incremental cost incurred to deliver these orders. रिलायंस रिटेल फैशन सेगमेंट में भी ई कॉमर्स अडॉप्ट कर रहा है। आजियो प्लेटफॉर्म से फोर्थ क्वार्टर में 1.9 मिलियन नए कस्टमर्स ऐड हुए हैं। आजियो के प्रोडक्ट ऑप्शंस में भी 44% का ग्रोथ हुआ है। लग्जरी फैशन सेगमेंट में रिलायंस रिटेल के आजियो ल्यूक्स के प्रोडक्ट ऑप्शंस में 19% का इंक्रीज हुआ। रिलायंस के B2B और B2C इलेक्ट्रॉनिक्स वर्टिकल्स में भी 76% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ। मतलब इतना तो क्लियर है, रिलायंस रिटेल कस्टमर्स के ई कॉमर्स अडॉप्शन को रेजिस्ट नहीं कर रहा और कंपनी को इस मूव से फायदा भी हो रहा है। अब अगर डीमार्ट की बात करें तो सिचुएशन काफी अलग है। इनिशियली डीमार्ट PUP या पिकअप पॉइंट मेथड यूज करता था। इस मेथड में कस्टमर्स के ऑर्डर्स स्पेसिफिक लोकेशंस पे छोड़ दिए जाते थे। कस्टमर्स इन लोकेशन से अपने ऑर्डर्स पिकअप कर सकते थे।
ये मेथड्स कस्टमर्स के लिए कम कन्वीनियंट हो सकता था, इसीलिए शायद अब डीमार्ट अपने डीमार्ट रेडी प्लेटफॉर्म के थ्रू मेट्रो सिटीज में डायरेक्ट होम डिलीवरीज करने पे फोकस कर रहा है। लेकिन ये शिफ्ट इजी नहीं है। जैसा मैंने बताया, डीमार्ट अपने स्टोर्स यूजुअली सिटीज के आउटस्कर्ट्स में खोलता है। इससे वो इन एरियाज के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपने लिए नए कस्टमर्स कैप्चर कर पाता है। लेकिन अब ये लोकेशन होम डिलीवरीज के लिए इनकन्वीनियंट हो सकते हैं, क्योंकि आउटस्कर्ट्स से सिटीज के प्राइम एरियाज तक डिलीवरी करने में डीमार्ट को ज्यादा कॉस्ट बियर करने पड़ सकते हैं। तो डीमार्ट ई कॉमर्स अडॉप्ट करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस अडॉप्शन के लिए एक चैलेंज बन सकता है। डीमार्ट इस चैलेंज से कैसे डील करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हिस्टोरिकली डीमार्ट का इंडियन रिटेल स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रिलायंस इस स्पेस को डोमिनेट कर सकता है। क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स इन दोनों प्लेयर्स के लिए एक चैलेंज है, लेकिन रिलायंस ने इसे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में बदल लिया। आपको क्या लगता है, क्या डीमार्ट ई कॉमर्स अडॉप्शन या किसी और मेथड से रिलायंस के साथ कंपीट कर पाएगा, या रिलायंस ने इस स्पेस में अपने लिए एक अनबीटेबल लीड बना ली है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।